हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आपके एल्टीगेट मेंस आंसर राइटिंग के लिए आज हम बात करेंगे रिचर्ड स्टील की, जो कि एक एसेइस्ट हैं। किसके तरीके एक नाम ध्यान करिए अभी, और एक एसेइस्ट का नाम हमने डिस्कस किया था पिछले कुछ सेशंस में, जो हैं जोसेफ एडिसन। ठीक है, टाटलर से स्पेक्टेटर से ये लोग जुड़े हुए हैं, तो उनकी तो हम बात पूरी कर फाइनल कर चुके हैं। अब जो बारी है वो रिचर्ड स्टील की है। इन्होंने द स्पेक्टेटर क्लब जो लिखा है वो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, उसकी भी बात करेंगे। पहले रिचर्ड स्टील का अपन थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। तो इनका जो जन्म है वो 1672 में हुआ था। प्लेस ऑफ बर्थ डबलिन आयरलैंड, यानी ये आयरिश थे। इसके बाद जो डेथ है इनकी वो यूके में हुई। ठीक है, पैदाइश से क्या है, ये आयरिश हैं और ये कुछ जिंदगी का हिस्सा इन्होंने अपने यूके में भी गुजारा है। पिताजी थे इनके रिचर्ड स्टील, माँ थी एलिनोर सीम्स, और स्पाउस थी मैरी स्टील, मार्गरेट स्ट्रेच, मैरी स्करलॉक ब्रू। ठीक है, मेजर वर्क्स देख लीजिए। द कॉन्शियस लवर्स, द क्रिश्चियन हीरो, द फ्यूनरल, द लाइंग लवर, द टेंडर हस्बैंड, द टाटलर। मेन ये है इनका। ठीक है, अपीयर्ड थ्राइस इन अ वीक, जो हफ्ते में 3 दिन आता था, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। इनको आपको याद रखना कौन से वो 3 दिन थे। शुरुआत कब से हुई थी? 1709 से। ठीक है भाई, तो ये जो द टाटलर है ये आपका ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को इश्यू होता था। उसी में ये अपने एसेज को पब्लिश किया करते थे। चलिए, अब जो इनका वर्क है द स्पेक्टेटर क्लब, उसकी बात करेंगे। द स्पेक्टेटर क्लब इज रिटन बाय स्टील, स्टील के द्वारा लिखा गया है। इट इज पब्लिश्ड ऑन फ्राइडे, ये फ्राइडे को पब्लिश हुआ मार्च 2 1711 में। किसमें? द स्पेक्टेटर, जो इनके पीरियोडिकल में। इट्स नंबर इज 2, ये नंबर 2 था इन सीरीज में। द मोटो इज फ्रॉम जुविनाल द रोमन सटायरिकल पोएट, करेंगे जो इसका मोटो था, जो उद्देश्य था, वो एक रोमन सटायरिकल पोएट जुविनॉल से लिया गया था। इट रिफर्स टू द 6 मेंबर्स ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब, ये एक ऐसा क्लब है जिसमें 6 मेंबर हैं, और इन्होंने 6 मेंबर जो सिलेक्ट किए हैं वो सोसाइटी के अलग अलग प्रोफेशनल्स को दिखाते हैं। यानी हर कैटेगरी को इन्होंने दिखाने की कोशिश करी है उस समय की सोसाइटी की। 6 मोर एट लीस्ट ज्वाइन दियर कंसेंटिंग वॉइस। स्टील गिव्स एन अकाउंट ऑफ 6 जेंटलमैन, करेंगे 6 और एटलीस्ट कम से कम ज्वाइन दियर कंसेंटिंग वॉइस, उनकी मर्जी की आवाज़ में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं या उन्हें ज्वाइन करते हैं। स्टील गिव्स एन अकाउंट ऑफ 6 जेंटलमैन, स्टील ने 6 जेंटलमैन का अकाउंट यानी उनकी बायोग्राफी बताई है, उनका जीवन बताया है। दीज जेंटलमैन आर द मेंबर्स ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब, ये जो थे 6 के 6 स्पेक्टेटर क्लब के मेंबर थे। और दीज 6 मेंबर्स आर, ये जो 6 मेंबर हैं वो देखिए कौन कौन हैं आपके। तो ये जो 6 मेंबर्स हैं आपके, सर रॉजर डी कॉवरले, ध्यान आया आपको, सर रॉजर एट होम वाले, और विल विम्बल में भी इनका जिक्र मिलता है। ए मेंबर ऑफ द इनर टेम्पल, एक ये है। सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट है, कैप्टन सेंट्री है, विल हनीकॉम्ब है, और एक अननेम्ड क्लर्जी मैन है। ये 6 लोग हैं आपके, नंबर 1 2 3 4 और 5 और ये 6। ठीक है, ये 6 नाम आपको बिल्कुल बढ़िया से ध्यान कर लेने हैं। फिर से देख लीजिए, सर रॉजर डी कॉवरले हैं, अ मेंबर ऑफ इनर टेम्पल है एक, नंबर 2 पर। नंबर 3 है सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, नंबर 4 है कैप्टन सेंट्री, नंबर 5 है विल हनीकॉम्ब, और नंबर 6 है एन अननेम्ड क्लर्जी मैन। ठीक है, पढ़ते रहेंगे, याद हो जाएंगे आपको, उसकी टेंशन ना लीजिए। बस आपको बहुत बढ़िया तैयारी के साथ मेंस के दिन पहुंचना है 17 मई को, है ना, कि बस आपको कोई रोकने वाला ना हो, पेपर देने से भी और पेपर निकालने से भी। चलिए, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पेक्टेटर, ये जो स्पेक्टेटर का कॉन्सेप्ट है, मेक्स द स्पेक्टेटर सुपीरियर, ये सुपीरियर बनाता है स्पेक्टेटर को, किससे? द टाटलर से। लाइक एडिसन, एडिसन की तरह जिनकी हमने बात करी थी अभी। स्टील ऑल्सो पेंट्स द कैरेक्टर्स, ये भी कैरेक्टर्स को बड़ा अच्छे से पेंट करते थे, बड़े अच्छे से दिखाते थे। एंड दस, और इस प्रकार से बिकम्स द पेंटर ऑफ द कंटेम्परेरी सोसाइटी, वो इस तरह से कंटेम्परेरी सोसाइटी की एक पेंटर बन गए थे, उसको दिखाने वाले बन गए थे। कौन सी? 18वीं सेंचुरी की। ही यूजेज अ माइल्ड एंड कंट्रोल्ड ह्यूमर, वो क्या करते थे? माइल्ड, बड़ा हल्का फुल्का सा, और कंट्रोल्ड नियंत्रित ह्यूमर का यूज करते थे, जैसे आपके एडिसन किया करते थे।
मतलब वो किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना है और उसको एहसास भी दिला देना है। मजाक उड़ाना है लेकिन बहुत हल्के मैनर में, कि उसको समझ भी ना आए, उसको अपनी गलती पता चल जाए। स्टील बेगिंस हिज पेपर, स्टील ने अपने इस पेपर को शुरू किया था किसके साथ? अच्छा, शुरू करते हैं सर रॉजर डी कॉवरले के साथ, यानी इस एसे को शुरू करते हैं, पेपर को, एसे को। ही इज अ कंट्री बैरोनेट, वो कंट्री के बैरन है। ही हैज सेंट्रिसिटी इन इस कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर में सनकीपन पाया जाता है, सेंट्रिसिटी, सनकीपन। बट लेकिन इट नेवर हार्म्स एनीवन, उस सनक से किसी को चोट नहीं पहुंचती है। ही इज 56 ईयर्स ओल्ड, 56 साल के हैं। ही इज स्टिल अ बैचलर, अभी भी कुंवारे हैं। बिकॉज ऑफ द विंडो हु सॉरी बिकॉज ऑफ द विडो, उस विधवा की वजह से, हु हैज ब्रोकन हिज हार्ट, जिसने उनका दिल तोड़ दिया। मतलब किसी विधवा को चाहने लगे होंगे, उसको प्रपोज किया होगा, उसने मना कर दिया, तो फिर उन्होंने शादी नहीं करी। ही इज अ मैन हु इज लव्ड बाय एवरीवन, वो ऐसे व्यक्ति थे जो जिन्हें सब प्यार करते थे। ही एक्ट्स एज अ जस्टिस, वो एक न्यायाधीश के तौर पर काम करते थे, ऑफ द कोरम, कोरम के। हिज नेचर इज क्वाइट जोवियल, उनका जो नेचर था जोवियल, बड़ा हंसमुख था। ट्रूली ही इज अ लवर ऑफ मैनकाइंड, और वाकई में वो एक लवर ऑफ मैनकाइंड थे, यानी जिसके लिए हम वन वर्ड यूज करते हैं, क्या? फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, ये आपका वन वर्ड होता है फिलैंथ्रोपिस्ट, जिसका मतलब क्या होता है? मानव प्रेमी, या इंसानों को प्यार करने वाला, पूरी मानवता से लगाव रखने वाला, फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। स्टील स्केचेस द कैरेक्टर ऑफ अनादर बैचलर, एक और बैचलर का स्केच हमारे सामने पेश करते हैं। वो कौन है? ही इज अ मेंबर ऑफ द इनर टेम्पल, वो इनर टेम्पल के पुजारी हैं। दो ही स्टडीज लॉ, यद्यपि वो कानून पढ़ते हैं, ही हिज इंटरेस्ट इज इन लिटरेचर एंड ड्रामा, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है वो ड्रामा और लिटरेचर है। ही इज इन द लॉ प्रोफेशन, वो लॉ प्रोफेशन में है बिकॉज ऑफ हिज फादर, अपने पिता की वजह से। हु वॉन्ट्स टू सी हिम एज ए लॉयर, जो उन्हें एक वकील देखना चाहते थे। ही गोज टू सी द प्ले, वो नाटक देखने जाते हैं। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है, सीइंग प्लेज, नाटकों को देखना, इज हिज रियल बिजनेस, असली काम यही है, असली प्रोफेशन यही है। वेन ही इज एट द प्ले, जब वो नाटक देख रहे होते हैं, तो ऑल द कैरेक्टर्स डू देयर बेस्ट टू प्लीज हिम, सभी कैरेक्टर उन्हीं को खुश करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक गजब कैरेक्टर है, मतलब ठीक ठाक पहचान वाला, दबदबा रखने वाला सोसाइटी में, वो कैरेक्टर है ये। ही इज अ मैन हु ऑब्जर्व एवरीथिंग, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं बड़ी पैनी नजरों से। नथिंग रिमेन्स अननोटिस्ड, और उनकी दृष्टि से कुछ भी बच करके नहीं जा पाता है। सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट है, इज द थर्ड मेंबर, ये तीसरे मेंबर है। पहले हो गए रॉजर डी कॉवरले, और दूसरे मेंबर हो गए वो वकील साहब अपने, जो ड्रामा और लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं। तीसरे हो गए फ्रीपोर्ट, ये बिजनेसमैन है। ही इज अ मर्चेंट, एक बिजनेसमैन है ऑफ हाई ऑर्डर, बड़े लेवल के। ही इज इंडस्ट्रियस, मेहनती हैं। एंड इट इज ओनली बाय वर्च्यू ऑफ हिज इंडस्ट्रियसनेस, और उनकी मेहनत का ही कारण है दैट की ही इज प्रॉस्परस, वो आज धनी हैं और समृद्ध हैं। एंड एक्सपेक्ट सो दैट इंग्लैंड कैन डोमिनेट अदर कंट्रीज, और वो ये आशा करते हैं कि इंग्लैंड जो है वो दूसरे देशों पर राज करे। ओनली बाय ट्रेड, व्यापार के जरिए, नॉट बाय वॉर, ना कि युद्ध के जरिए। ये अच्छी सोच थी, मगर व्यापार भी किया तो उसमें भी तो उन्होंने मक्कारियां करी हैं, इंडिया में अपने और दूसरी जगहों पर भी। हिज ट्रेड शिप्स गो इन ऑल डायरेक्शंस, उनके जो शिप्स हैं ना, वो चारों दिशाओं में जाते हैं, यानी एशिया की तरफ भी आ गए, कैरेबियन एरिया की तरफ भी चले गए, और आपके अमेरिका की तरफ भी चले गए, चारों तरफ। हाँ देखिए, थोड़ा इंग्लैंड और सॉरी अंग्रेज़ों के इतिहास के बारे में, उनके कॉलोनिज्म के बारे में अपन ने कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का जो सेशन है उनमें बहुत अच्छे से बात करी है, आप उनको जरूर देखिए, काफ़ी चीज़ें आपको नई नई पता चलेंगी। चलिए, द नेक्स्ट मेंबर, चौथे कौन है भाई? कैप्टन सेंट्री हैं। ही इज करेजियस, बड़े बहादुर हैं। बट इट इज हिज शाइनेस, शर्मीले हैं। मोडेस्टी, और उनकी जो शर्म है, शाइनेस, मोडेस्टी जो विनम्रता है, दैट डज नॉट टेक हिम टू द हाई पोस्ट, उन्हें ज़्यादा हाई पोस्ट तक नहीं ले जा पाए। देखिए कितना बड़ा व्यंग है ये, मतलब आपको अगर हाई पोस्ट चाहिए तो आपको क्रूएल होना पड़ेगा, मतलब निर्दयी होना पड़ेगा। औरतों को, बच्चों को, जो इनकी फितरत थी मारना,
उनमें ये बात नहीं थी, तो इसलिए उनको कभी प्रमोशन ही नहीं मिला। हेंस ही रिनाउंसेस हिज आर्मी करियर, इसलिए उन्होंने आर्मी का करियर ही छोड़ दिया, रिनाउंस। ही फील्स दैट, उन्हें लगता था कि अ मैन फॉर प्रमोशन डज नॉट नीड करेज, एक आदमी जिसे प्रमोशन चाहिए ना उसको करेज की जरूरत नहीं है। विच इज रियली नीडेड, जो जरूरत होती है जिसकी, बट द आर्ट विच, अच्छा जिस चीज की जरूरत होती है वो क्या है, द आर्ट ऑफ अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ हिज सुपीरियर्स, अपने सुपीरियर्स को अट्रैक्ट करने की आर्ट होना चाहिए उसके अंदर, बाई मेकिंग अ डिस्प्ले ऑफ हिज मेरिट्स, अपने गुणों को दिखा करके। ये सही बात है। तो कह रहे हैं जिस भी व्यक्ति में ये कला है कि वो अपने सुपीरियर्स को अपने गुण दिखा सकता है अच्छे से, उसको बहादुरी, यहाँ बहादुरी का शब्द ठीक है, लेकिन जो पहला वाला सेंस है ना वो ज़्यादा अच्छा है कि निर्दयता ज़्यादा मायने रखती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई एक गांव खाली कराना है, पहले किसी दूसरे इन्होंने व्यक्ति को भेजा ऑफिसर बना के, वो नहीं करा पाया, बातचीत करके उनको समझा करके नहीं करा पाया। दूसरा गया, उसने पहले बातचीत करी, नहीं माने, सीधे उड़ा दिया, मतलब मार काट सब करके खत्म कर दिया पूरा गांव, वो गांव खाली करा दिया, तो उनके आकाश खुश हो गए। अब जब किसी प्रमोशन की बात आई तो किसी व्यक्ति को दिया जाएगा, बताइए? उस व्यक्ति को नहीं जिसने समझदारी दिखाई अपने गुणों के हिसाब से कि नहीं मैं समझा लूंगा और उनसे खाली करा लूंगा, बल्कि उस व्यक्ति को जिसने निर्दयता से वो जगह खाली कराई। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। ही फाइंड्स हिमसेल्फ मिसफिट इन दिस वर्ल्ड, वो अपने आप को इस दुनिया में मिसफिट पाते हैं, कहते हैं यार ये दुनिया जो है वो मेरे लिए नहीं बनी है। अच्छा, ही डज नॉट ब्लेम एनीवन, किसी को दोष भी नहीं देते हैं। ही इज एन ओनर ऑफ ए स्मॉल स्टेट, छोटे से स्टेट के मालिक हैं। ही इज ऑल्सो द नेक्स्ट हेयर टू सर रॉजर डी कॉवरले, और सर रॉजर डी कॉवरले के अगले उत्तराधिकारी भी हैं। काफी मिलती जुलती क्वालिटीज हैं इनकी और इनकी, है ना। अच्छा, द नेक्स्ट मेंबर, पांचवी मेंबर कौन है, नंबर 5 में आ गए अपन, वो है विल हनीकॉम्ब। ठीक है, एज हिज नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम ही है, हनी जुड़ा हुआ है। ही इज पॉपुलर एमंग वुमेन, औरतों में बड़े फेमस थे। ही कैन बी सेड, उनके बारे में कहा जा सकता है, टू बी एन अथॉरिटी ऑन द मैटर्स, उन मामलों में ये अथॉरिटी रखते थे रिगार्डिंग वुमेन, जो औरतों से संबंधित हो, एंड फैशन, और उस दौर के फैशन से संबंधित हो। ही इज मेच्योर इन हिज एज, वो अपनी एज में मेच्योर थे, बट ही लुक्स यंग, लेकिन यंग दिखाई देते थे, हेल्दी भी दिखाई देते थे। टाइम हैज मेड लिटिल इम्प्रेशन ऑन हिज माइंड एंड बॉडी, टाइम ने थोड़ा बहुत फर्क डाल दिया था उनके दिमाग और शरीर पर। ही हैज मेनी लव अफेयर्स, बहुत सारे लव अफेयर्स थे। ही इज द मैन ऑफ जॉली नेचर, वो भी एक हंसमुख प्रकृति के नेचर के व्यक्ति थे। लास्ट मेंबर यानी मेंबर नंबर 6 कौन है वो देख लीजिए। तो मेंबर नंबर जो 6 है हमारे, वो है, इनका नाम मेंशन नहीं किया गया है, बट ही इज अ क्लर्जीमैन, एक पादरी है कोई, हु कम्स टू द क्लब नॉट रेगुलरली, जो रेगुलरली नहीं आते थे क्लब में। ही इज द हाईली फिलोसफिकल, बहुत बड़े दार्शनिक थे इन हिज एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड में। ही इज वीक इन हिज हेल्थ, कमजोर थे शरीर से। ही डज नॉट स्पीक ऑन स्मॉल मैटर्स, छोटे मोटे मामलों में बोलते ही नहीं थे, कहते कहाँ ये बेकार की बातें में पड़े हो यार। ही सेल्डम इंट्रोड्यूसेस द सब्जेक्ट, वो बड़ा कम कोई भी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करते थे, मतलब खामोश रहते थे। कोई बात अगर छिड़ती थी फिलोसफी से रिलेटेड तभी शुरू हो जाते थे। When he comes to some divine topic, जब वो किसी डिवाइन टॉपिक पे आते थे ना, तो ही स्पीक्स विथ हाई अथॉरिटी, वो एक हाई अथॉरिटी के साथ बात करते थे। ही इज अ मैन हु हैज नो इंटरेस्ट इन दिस वर्ल्ड, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, या इस दुनिया से ही कोई मतलब नहीं था। ही इज डिटैच्ड एंड थिंग्स, वो अलग थे, डिटैच्ड अलग थे, एंड थिंग्स, और सोचते थे या सोचते हैं दैट की हिज इल हेल्थ हैज गिवन हिम अ होप, उनकी इस इल हेल्थ ने, बीमार शरीर ने, स्वास्थ्य ने उनके खराब, उन्हें एक आशा दी हो। किस बात की आशा? दुनिया, इस बेकार की दुनिया को छोड़ देने। गजब विचार है, फिलोसफिकल टाइप है ना। ही हैज़ अ होप टू गेट इटर्नल हैप्पीनेस, उन्हें इटर्नल हैप्पीनेस की आशा है इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, आगे आने वाली दुनिया में, यानी ईश्वर, गॉड, अल्लाह के पास जा करके जो खुशी मिलेगी उसी पे उम्मीद टिका है, दुनिया से कोई उम्मीद नहीं है। नो डाउट हिज फिजिकल पावर्स हैव डिकेड, करें कि नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जो फिजिकल पावर्स हैं, शारीरिक शक्ति जो है वो खत्म हो गई। बट दिस डिके गिव्स हिम एन अश्योरेंस, लेकिन ये जो उनका गिरावट है सेहत की, डिकेडेंस और डीके, ये जो गिरावट है उनकी सेहत की, गिव्स हिम एश्योरेंस ऑफ इटर्नल ब्लिस,
उन्हें एक शाश्वत खुशी का एश्योरेंस, यकीन दिलाती है, विश्वास दिलाती है। विच इज येट टू कम, जो अभी आनी है, यानी मरेंगे फिर उसके बाद आएगी। इट इज हिज डेप्थ ऑफ हिज माइंड, ये उनके दिमाग की गहराई है। एंड द ऑनेस्टी ऑफ हिज लाइफ, और उनके जीवन की जिंदगी की ईमानदारी है। विच क्रिएट फॉलोअर्स, जिसने बहुत सारे उनके फॉलोअर बना दिए हैं। हिज रोल अमंग द डिवाइंस इज द सेम, और डिवाइंस में जो उनका रोल है ना, एज हिज रोल ऑफ अ चैम्बर काउंसलर, ठीक वैसा ही है जैसे चैम्बर काउंसलर का होता है एमंग लॉयर, किसके बीच में, वकीलों के बीच में। इतनी बड़ी अथॉरिटी थी। ठीक है, तो अपन ने 6 के 6 पूरे कैरेक्टर बात कर लिए हैं। बढ़िया से 2-3 बार इसको रिवाइज करिएगा, बहुत बढ़िया से सब क्लियर हो जाएगा क्या क्या उनकी खास। पहले आपको नाम ध्यान रखना है, एक एक दो क्वालिटीज याद रखनी है बस। अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो उसी को एलेबोरेट करके लिख देना है। चलिए क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो डिस्कस सर रिचर्ड स्टील as an essayist with special reference to his role in the Tatler and Spectator। करें टाटलर और स्पेक्टेटर परियोडिकल में सर रिचर्ड स्टील के रोल को समझाते हुए उनके एसेइस्ट होने के महत्व को, विशेष गुणों को समझाइए। चलिए समझाते हैं, एक अच्छे एसेइस्ट कैसे थे, इतनी आसान बात समझिए। सर रिचर्ड स्टील इज रिमेंबर्ड, उन्हें याद किया जाता है एज वन ऑफ द पाइनियर्स ऑफ द पीरियोडिकल एसे, पीरियोडिकल एसे के पाइनियर के तौर पर इन इंग्लिश लिटरेचर में। विथ द टाटलर, जो कि 1709 में शुरू किया गया, लेटर और बाद में द स्पेक्टर, जो कि 1711 में शुरू किया गया। स्टील स्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज द मोरल मॉनिटर ऑफ हिज एज, स्टील ने अपने आप को स्टेब्लिश किया कर रखा था किस रूप में, मोरल मॉनिटर, नैतिकता पर नजर रखने वाला कोई। हिज अवॉर्ड एम, और उनका जो एक मात्र अवॉर्ड मतलब ऐसा उद्देश्य जो जिसकी उन्होंने बिल्कुल शपथ ले रखी, उससे हटेंगे नहीं। एज ही हिमसेल्फ डिक्लेयर, जैसा कि उन्होंने खुद डिक्लेयर किया है टाटलर में, वॉज टू एक्सपोज द फॉल्स आर्ट्स ऑफ लाइफ, वो एक्सपोज करना है किसको, फॉल्स आर्ट्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के दिखावे को, झूठे दावों को, झूठी कलाओं को, फैशन को। टू पुल ऑफ द डिस्गाइजेस ऑफ कनिंग, होशियारी के पर्दों को हटा करके, डिस्गाइज मतलब भेष बदलना होता है, इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि होशियारी के, चालाकी के पर्दों को, भेष को हटा करके लोगों को वो लोगों की होशियारी को और उनकी झूठी दिखावटी आदतों को, उनके फैशन को क्या करना चाहते हैं, एक्सपोज करना चाहते हैं। वैनिटी को वो एक्सपोज करना चाहते हैं, घमंड को उनके, एंड अफेक्टेशन, और उनकी लालच को भी क्या करना चाहते हैं, लोगों के सामने एक्सपोज करना चाहते हैं। ये क्या आ गया भाई, इसको हटा दीजिएगा। एंड रिकमेंड द जनरल सिंप्लिसिटी, और वो रिकमेंड करते हैं एक साधारण सी सिंप्लिसिटी को, इन अवर ड्रेस में भी, अवर डिस्कोर्स अपनी जीवन जीने के ढंग में भी, अवर बिहेवियर अपने व्यवहार में भी। तो क्या ये सब दिखावा मचा रखा है हम लोगों ने, इस कलर का कपड़ा हो, इस कलर का जूता हो, इस कलर का हैट हो, ये सारी चीजें उस टाइम पहनी जाती थी, इन सबको वो दिखावा कहते थे, घमंड की निशानी, लालच की निशानी बताते थे। और वो कहते थे कि मैं यहाँ इनको एक्सपोज करने ही आया हूँ, यही इनका मेन एम उद्देश्य था। ठीक है, दिस शोज, ये दिखाता है कि डायडेक्टिक उनके, हिज डायडेक्टिक पर्पस, उनके एक सुधारवादी पर्पस, उद्देश्य को, डायडेक्टिक सुधारवादी, नेमली टू रिफाइंड पब्लिक टेस्ट, जैसे वो रिफाइन करना चाहते हैं पब्लिक टेस्ट को, उनकी पसंद नापसंद को, मोरल्स मोरल्स को भी, नैतिक कर्तव्यों को भी, थ्रू विट एंड ह्यूमर, अपनी बुद्धिमानी और ह्यूमर के जरिए, माइल्ड ह्यूमर के जरिए। ठीक, माइल्ड अपन बात कर चुके हैं ऊपर। अनलाइक एडिसन, स्टील से एसेज आर मार्क बाय सिंसेरिटी, करेंगे जो स्टील के एसेज हैं वो सिंसेरिटी से भरे हुए हैं, उनमें सिंसेरिटी पाई जाती है, एडिसन के एसेज में नहीं पाई जाती है, ऐसा समझ। फ्रैंकनेस पाई जाती है, सीधे अपनी बात को कहना, एंड पर्सनल वार्मथ, और एक व्यक्तिगत विनम्रता भी दिखाई देती है। हिज राइटिंग्स, उनकी जो राइटिंग्स हैं, ऑफन ऑटोबायोग्राफिकल, कभी 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 नहीं, प्रायः अक्सर ऑटोबायोग्राफिकल टचेस होते हैं उनमें। हिज कंटेन ओन वीकनेसेस, उनके कंटेन में कमजोरियां भी हैं, एंड इंटेलिजेंसेस और व्यस्तताएं भी हैं। ओकेजनली पीप थ्रो, जो ओकेजनली कभी कभी पीप थ्रो झांकती हैं। मेकिंग हिज एसेज मोर ह्यूमन एंड रिलेटेबल, अपने एसे
एसेज को और ज़्यादा ह्यूमन, मानवीय और रिलेटेबल बनाने के लिए। यानी जो वो राइट करते हैं ना, उसमें आपको कमजोरियां दिखेंगी, व्यस्तताएं भी दिखेंगी। पीप थ्रो का मतलब होता है झांकना इधर से उधर, लेकिन यहाँ पे इसको कहेंगे ओकेजनली पीप थ्रो, मेकिंग हिज मोर ह्यूमन। हाँ ठीक है। वो अपने इन प्लेयर्स को जानबूझकर ऐसा लिखते थे ताकि वो पीप थ्रो पहुंच पाए, ऑब्जर्व पहुंच पाए कहाँ तक, अपने एसेज को बनाने में ह्यूमन और रिलेटेबल, कि हर आदमी उससे अपने से रिलेट कर पाए और समझे कि ये मेरी ही कहानी, ये मेरी ही बात की जा रही है। क्रिटिक्स राइटली ऑब्जर्व, क्रिटिक्स ने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया है डेट की, इन एडिसन, एडिसन में द हेड डोमिनेट्स, जो हेड है यानी माइंड है वो डोमिनेट करता है इन स्टील, जबकि स्टील के एसेज में द हार्ट, जो दिल है ना, जो हमारी भावनाएं हैं ना, वो डोमिनेट करती हैं। ये अच्छी बात है, ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट कहिए इसको, ठीक। दोनों के लिखने में आपको काम आएगी, एडिसन की बात होगी तो उसमें भी, और जो स्टील की बात होगी तो उसमें भी, कि एडिसन के मामले में ब्रेन डोमिनेट करता है, और जब स्टील की बात होती है तो वहां पर हार्ट, यानी एडिसन जब बात करते हैं तो वहां पर दिमाग की बात होती है, दिमाग से रिलेटेड बात होती है, लेकिन जब स्टील बात करते हैं तो वहां पर दिल की भावनाओं की बात होती है, ठीक है। दिस इमोशनल अपील, ये जो इमोशनल अपील है, कैन बी सीन, देखी जा सकती है इन एसेज, उनके एसेज में, जैसे द कावरली हाउस होल्ड में, वेयर, जहाँ पर ही प्रेजेस, वो प्रेज करते हैं द म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बिटवीन सर रॉजर एंड हिज सर्वेंट्स, और उनके सर्वेंट्स के बीच में, सही बात है। यूजिंग इट एज अ मॉडल फॉर डोमेस्टिक हार्मनी, और वो इसका इस्तेमाल करते हैं एक आदर्श के तौर पर, कि वो लोगों को बताएं कि डोमेस्टिक हार्मनी जो है वो ऐसी होनी चाहिए। स्टील्स कंट्रीब्यूशन, स्टील का जो कंट्रीब्यूशन है ऑल्सो लाइज इन ए सोशल क्रिटिसिज्म, वो उनके सामाजिक क्रिटिसिज्म पर भी निर्भर करता है। ही पेंटेड, निर्भर करता है या उसमें छिपा हुआ है, दोनों कह सकते हैं। ही पेंटेड द एंटायर लाइफ ऑफ हिज एज, वो अपनी एज की, अपने युग की, अपने समय की पूरी जिंदगी की आपको फोटो या प्रिंट इमेजरी दिखा देंगे, कि कैसे लोग थे, क्या व्यवहार था, क्या मैनर्स थे, क्या उनकी टेम्पटेशंस थी, क्या उनके अट्रैक्शंस थे, ये सारी चीज़ें। पॉलिटिक्स चाहे हो, लिटरेचर हो, फाइन जेंटलमैन हो या न्यू प्लेज हो, इन सब की, सबकी बात करते हैं वो, किसी को नहीं छोड़ते। थ्रो ह्यूमर, ह्यूमर के द्वारा, इन जेंटल सटायर, और हल्के फुल्के सटायर के द्वारा ही करेक्टेड वाइसेस, वो अवगुणों को करेक्ट करते हैं, विदाउट बिटरनेस, बिना कड़वाहट के, बिना किसी को बेइज्जत किए। एज अ मेंबर ऑफ द विग किट कैट क्लब, विग किट कैट क्लब के मेंबर होने के नाते ही सटली डिफेंडेड विग वैल्यूज, वो डिफेंड करते हैं विग वैल्यूज को, येट फिर भी हिज एसेज नेवर टर्न इनटू हार्श पोलेमिक, लेकिन कभी भी उनके जो एसेज है ना, वो कभी कठोर व्यंग में नहीं बदले, यानी उन्होंने हमेशा अपनी बात को विनम्र ढंग से ही रखा। दस, इस प्रकार से स्टील स्टैंड्स एज अ वर्सेटाइल, स्टील एज ए वर्सेटाइल ओरिजिनल एसेइस्ट के रूप में स्टैंड करते हैं, हुज वार्मथ, जिनकी विनम्रता, जिनका ह्यूमर और ह्यूमैनिटी, मानवता, मेड द एसे, एसे को बनाती है, या पावरफुल मीडियम, एक शक्तिशाली मीडियम, साधन, ऑफ बोथ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का भी, एंड एंटरटेनमेंट, और मनोरंजन का भी, फॉर द राइजिंग मिडिल क्लास, उभरते हुए मिडिल क्लास के लिए, ठीक है भाई। चलिए, ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है, कि इनके जो लिखने का ढंग है ना, उसमें वार्मथ है, ह्यूमन है, ह्यूमैनिटी है, सारी चीज़ें, और एक लाइट सटायर भी, माइल्ड सटायर भी आपको देखने को मिलेगा। और ये एक वर्सेटाइल एसेइस्ट भी थे, जो कि हर तरह के व्यक्ति को अपने सोच में जगह देते थे, ताकि हर तरह की फॉलीज को और जो भी उनमें कमियां हैं उनको दिखाया जा सके और उन्हें सुधारा जा सके, ठीक है भाई। तो ये था आज का सेशन, जिसमें हमने स्टील की बात करी, और उनके ऐसे स्पेक्टेटर क्लब की भी बात करी, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की भी बात करी, ठीक है भाई। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाकी वीडियोस के लिए आप वो चैनल में विजिट करिए, वहाँ पर सारी प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है टॉपिक वाइज, और वो आपको बहुत अधिक मदद करने वाली साबित होंगी। ज़रूर विजिट करिए, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।